दोस्तों नमस्कार। मजदूर मोर्चा प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो बनाई थी रणवीर शर्मा जो कभी यहाँ एसपी होते थे, उन्होंने जो कुछ कोई बयानबाजी की थी, कोई वीडियो बनाई थी, किसी को कोई स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू किया था, उसमें जिस तरह से उन्होंने अनर्गल बातें कही, उनको देख के मुझे एकाएक काफ़ी रोष आक्रोश हुआ और मैं भी काफ़ी उसमें आ गया और काफ़ी अनाप शनाप भी बोला। और उसमें बहुत सी बातें जो सिस्टमेटिक कहनी चाहिए थी वो शायद रह गई थी। तो मैंने यही सोचा कि इसको दोबारा से व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। दरअसल दोस्तों, पत्रकारिता के अंदर अगर एक निष्पक्ष और जनहित की पत्रकारिता करनी है तो उसमें आपको ये नहीं देखना होता कि कोई एसपी या कोई डीसी या कोई थानेदार या कोई एसडीएम को आपसे नाराज हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको सही बातें तो जनता के सामने, जनता की बातें कहनी ही होंगी। रणवीर शर्मा जब यहाँ पे तैनात हुए तो इनसे मुलाकात हुई और अक्सर होती रहती थी। अगर 4-5 दिन उनसे मुलाकात नहीं होती थी तो उनका फोन आता था, भाई सतीश भाई आ जाओ, बहुत दिन हो गए, चाय नहीं पी। चलो जी, आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उनके खुद के मुलाजिमों ने, उनके महकमे के लोगों ने ही कहना शुरू किया, भाई आप रोज मिलते हो तो ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते उनके सामने। हमने कहा हमें तो नहीं पता भाई। तो वही लोग सारी सूचनाएं देते थे और हमने जब उनसे पूछना शुरू किया तो वो बौखलाने लगे। इसी तरह की कई बातें ऐसी आई जिन पे हमने उनसे सवाल किए तो वो बिगड़ने लगे और बिगड़ने लगे तो ये बिगड़ते रहो। हमने तो उनको जो भी चीज़ें थी वो प्रकाशित करनी शुरू कर दी और प्रकाशित होते होते इतना प्रकाशित कर दिया कि वो बहुत ही अपने हद से बाहर चले गए। मुलाजिम ये बताया करते थे कि किस तरह से ये तो दफ्तर में होते हैं या दौरे पे होते हैं और चौटाला परिवार इनके घर में पड़ा रहता है। हमने कहा भी हो सकता है उनके निजी संबंधों। बोला क्या निजी संबंध है? कोई निजी संबंध नहीं है। खैर, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन ये सारी बातें मुलाजिमों में होती थी, कर्मचारियों में होती थी। एक अकाउंट्स के आदमी ने तो मुझे बताया कि इनको महीने में जो टोटल कट के जो वेतन मिलता है 19,000 रुपये मिलते हैं और इनके 2 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं कई बड़े बोर्डिंग हाउस स्कूल में, वेलम वगैरह या डून वगैरह में कहीं, तो इतने तो उनकी फीस चली जाती है, इतने की ये सिगरेट पी जाते हैं। पूरा बही खाता उसने मुझे बता दिया, हमें वो छाप दिया तो बौखला गए, बुरी हालत उनकी हो गई और काफी पसीना पसीना ये हुए। अब इस तरह की खबरें लगातार छपने लगी तो उन दिनों में शायद अखबार हमारा डेली भी हो गया था कुछ समय के लिए। तो जब रोज रोज खबरें छपती तो इनका परेशान होना स्वाभाविक था। अब इन्होंने आप देखा ना ताओ, पहले तो वार्ता करने की कोशिश की। उस वक्त मूलचंद शर्मा विधायक या नेता इतने बड़े नहीं थे, लेकिन चौटालों के नज़दीक थे और काफ़ी सरगर्म भी रहते थे। उनको भी बुलाया, 1-2 और लोगों को भी बुलाया और मुझे समझाने का प्रयास किया। हमने कहा भाई देखो, ये जो कुछ करेंगे वो तो हम लिखेंगे, लेकिन अपना करने को ठीक कर दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर, ये नहीं माने और इन्होंने फिर ये एक मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे की तारीफ ये थी कि स्टेट ऑफिसर जो कैंसर के मरीज थे और उन पर दबाव डाल के सुबह 3:15 बजे, कौन सा टाइम होता है एफआईआर दर्ज करने का? स्टेट ऑफिसर एक एचसीएस अफसर होता है, उसको बुला के थाने में और बुला के या बिना बुलाए जो भी मुकदमा दर्ज करना। और मेरा नाम भी नहीं, खाली मजदूर मोर्चा और 9 अन्य अखबारों के नाम, और ये दर्ज करके और सुबह बड़े बेढंगे 4-5 लोग सीआईए के आते हैं। मैं उनको जानता भी था, आओ भाई बैठो बात करेंगे। वो 2 मिनट से बैठे और उठा के एक बिना नंबर की मारुति कार में मुझे डाल के वो ले गए। ये गिरफ्तारी का कौन सा तरीका था? अब ये अच्छा, घर वालों को पता भी नहीं कि कौन आए थे, कौन ले गए, वो तो मैं ही जानता था। लेकिन जब इसका हल्ला मचा पूरे शहर में और अफरा तफरी मची और हंगामा होने लगा, तब जाके इन्होंने रात को कहीं 8 बजे इलाका मजिस्ट्रेट के घर पे पेश किया। तो उन्होंने कहा भाई ये तो सुबह ड्यूटी जो कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट है वही सुनेंगे। खैर, उन्होंने अगले दिन सुना तो इन्होंने रिमांड मांगा, वो दिया नहीं।
तो मुझे जुडिशियल में रोहतक भेज दिया। खैर ये होता रहा और ट्राई होते होते फिर उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि मुझे रोहतक की जेल में भी टॉर्चर कराया जाए, लेकिन वहां के जो अफसरान थे, सुप्रिटेंडेंट थे, डिप्टी थे, उनको भी पता लग गया मेरे बारे में। जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने मुझे बड़ी विशेष मेरी गौर की और मुझे पूरी सुरक्षा प्रदान की और मुझे सुविधाएं जो होनी चाहिए थी वो उन्होंने दी। और इन्होंने वहां पर अपना एक तहसीलदार को भेज के मेरी कोई इंक्वायरी करना चाहते थे, तो जेल अथॉरिटीज ने मना कर दिया कि भाई ये जुडिशियल कस्टडी में है और आपको अलाउड नहीं है, आप कोर्ट से लिखवा के लाइए, प्रोडक्शन वारंट लीजिए जो भी, तब हम आपको अलाउ करेंगे। खैर इनकी वहां भी नहीं चली। खैर होते होते वो सारा मुकदमा चलता रहा। तो यहाँ पर जब बेल अप्लाई की गई तो सेशन जज, एडिशनल सेशन जज जो थे, उन्होंने बेल रिजेक्ट कर दी। SC जैन, सतीश चंद्र जैन नहीं, सतीश चंद्र गोयल, SC गोयल, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो हाई कोर्ट में गए तो उनके बड़े भाई KC गुप्ता जी बैठे थे जो यहाँ सेशन जज रह गए थे, तो वहां हाई कोर्ट में बैठ गए। उन्होंने 90 दिन का नोटिस दे दिया। अब उन्होंने इतना प्यार क्यों दिखाया, क्योंकि जब वो सेशन जज थे तो उन्होंने यहाँ काले कारनामे कर रखे थे, तो उनका मैंने अच्छा चित्रण कर रखा था। एक कत्ल के मुलजिम जिन्होंने इसमें ETO श्री लक्ष्मण राम का कत्ल किया था, गोली मारी थी, तो उसको रोहतक जेल में लॉन्च कर रखा था। तो KC गुप्ता जी जेल इंस्पेक्शन करने गए, अपनी कार में बिठा ले आए और पलवल सब जेल होती थी उसमें जाके डाल दिया। तो मैंने पूछा कि ऐसे कैसे आप, बोला हाँ सुरक्षा को खतरा था। तो सुरक्षा में खतरा हो तो आप ऐसे अपनी कार में बिठा लाओगे, यहाँ पे ऐसे कर दोगे क्या? इससे पहले कितने किए हैं। लेकिन इस तरह का काफी तीखा इंटरव्यू था और वो पूरा प्रकाशित हुआ, तो वो खुंदक तो मन में रहनी ही थी और उन्होंने 90 दिन का नोटिस दिया। खैर मेरे जो पैरोकार थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में मजेदार बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के सामने रणवीर शर्मा के सिखाए पढ़ाए वकील जो थे, उन्होंने मेरे बारे में क्या क्या बातें बोली कि ये फलाने जज के बारे में ये लिखा था, फलाने हाई कोर्ट जज के बारे में, फलाने सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में ये लिखा था। तो सुप्रीम कोर्ट जज साहब सुनते रहे, बोले अच्छा ये इतना लिखा था तो उन जजों ने क्या किया? उन्होंने तो कुछ नहीं किया। बोले उन्होंने कुछ नहीं किया तो आपने कर दिया, आपने उसकी आवाज बंद करने के लिए अंदर कर रखा है। जज ने इतनी झाड़ मारी इनके ऊपर और कह दिया कि हाई कोर्ट को फुर्सत हो तो हफ्ते के अंदर अंदर सुन ले, नहीं तो हम सुन लेंगे। खैर विद इन ए वीक बेल हो गई और हम वापस आ गए। अब इनका विचार ये था कि मैंने इसको इतने दिन अंदर रखा है, 58-59 दिन के करीब अंदर रहा, तो शायद अब इसका हौसला टूट गया होगा, अभी अखबार बंद हो जाएगा। हमने बाहर आते ही अपना अखबार फिर छाप दिया। अखबार छपता था दिल्ली से, कूचा बल्ली मारान। अब इन्होंने क्या किया, वो कूचा बल्ली मारान में जिसके अखबार छपता था उसके भाई को उठा लाए, उसके भाई से एक बयान कराया जबरन जबरदस्ती अंडर प्रेशर कि भाई हमने तो अखबार छापा ही नहीं है और इन्होंने हमारी प्रेस का नाम लिख के हमारे को बदनाम कर दिया है और हमारे खिलाफ ये हो गया और हमारा ये हो गया। उसके बयान पे एक FIR दर्ज कर दी। अब FIR दर्ज कर दी तो हमें पता लग गया और हम अंडरग्राउंड हो गए और एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया। तो इन्होंने ज्यादा सियानपत ये बरती, क्योंकि सियाने तो ये बनना चाहते थे लेकिन है ये मूर्ख। जैसे खुद मूर्ख थे रणवीर, ऐसे ही इनके चेले। नीचे जो SHO था, एक इंस्पेक्टर था, बाद में DSP हो गया, थावर चंद या क्या थावर या व्हाट्सएवर, मुझे याद नहीं पूरा। उसका बयान कोर्ट में कराया। कोर्ट का बयान के बाद उन्होंने सीधा मजिस्ट्रेट का एक बयान होता है 164 का, धारा CRPC की धारा 164 में, जो मजिस्ट्रेट खुद अपनी कलम से लिखता है, अपने कमरे में अकेला बैठ के सुनता है। तो वहां उसने, मुद्दई ने ये कह दिया कि मेरे से तो सब काम जबरदस्ती कराया है, ये तो फर्जीवाड़ा है। अब मजिस्ट्रेट साहब ने सेशन जज साहब को बता दिया कि जब आप सतीश कुमार की एंटीसिपेटरी बेल पे सुनवाई करें तो उस बयान को जरूर पढ़ लेना। उन्होंने वो बयान पढ़ लिया। एक तो वो ग्राउंड बन गया। दूसरा हमारा प्ली ये था कि हम तो बाकायदा इनसे छपवाते रहते हैं ना, हमने बाकायदा चेक से पेमेंट की हुई, इनको हम पेमेंट करते रहते हैं।
खैर उनका ग्राउंड फेल हो गया और वो केस डिस्चार्ज हो गया, मेरी एंटिसिपेटरी हो गई और वो उनका रह गया। उसके बाद रणवीर शर्मा की अकल पे पत्थर पड़े हुए थे। इसने क्या काम किया, कभी एक मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज हुआ था, यहाँ पे एक डीसी साहब होता था एस प्रसाद, और उनकी पत्नी होती थी डाकखाने की सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्टल सर्विस की सीनियर अधिकारी थी। इन दोनों मियाँ बीवी ने मिलके जो झाड़ सेतली के और कई गांवों के लोगों की जो जमीनें एक्वायर होती थी उनमें मोटा घपला कर रखा था। तो हमने उस घपले की पूरी खबर बड़े जोरदार तरीके से छापी थी। तो उसको लेके मियाँ बीवी दोनों बड़े गहरे संकट में थे और सीबीआई में केस दर्ज होता होता बड़ी मुश्किल से इन्होंने, उस वक्त मंडल गवर्नर होते थे धनिकलाल मंडल, उनके पैर पकड़ लिए, बिहारी होने के नाते, ये भी बिहारी थे वो भी बिहारी था, और वो जान छुटवाई सीबीआई से बड़ी मुश्किल से। घपला ये था कि जब भी पैसा मिलता है एक्विजिशन का तो कुछ पैसा स्मॉल सेविंग में 2-4 महीने के लिए डाल देते हैं। इन्होंने क्या काम किया, वो पैसा काफी अमाउंट जाके 5 साल के लिए बुक कर दिया। अब किसानों को तो जब पैसा मिलता है तो उन्होंने फटाफट जमीन खरीदनी होती है, उन्होंने बयाने दे रखे होते हैं। अब जब इन्होंने पैसा लेना चाहा तो वो कमीशन कट गया, क्योंकि डाकखाने के थ्रू सेविंग, स्मॉल सेविंग होती थी, और जो कमीशन दिया गया था वो उसने काट लिया। जब उनको नुकसान हुआ तो वो चिल्लाए, हमने उसकी पूरी रिपोर्टिंग करी। इस मियाँ बीवी ने, डीसी और डीसी की पत्नी ने क्या कर रखा था, वो कमीशन खोरी के लिए कोई 18-19 साल की लड़की थी, कोई उनके मिलने वाले किसी की, सेक्टर 7 की, उसको एजेंट बना दिया। कल की लड़की बनी हुई एजेंट, और उसको करोड़ों रुपए उसके खाते से जमा हो रहे हैं। तो सारा केस तो बड़ा स्पष्ट था। उस केस में वो मेरे से दुखी था बेचारा। मियाँ बीवी ने मिलके मेरा अखबार का लाइसेंस रद्द करना चाहा, जो हमारा एक पोस्टल लाइसेंस होता है। पुलिस की तफ्तीश में वो सारा केस फर्जी पाया गया, और वो एफआईआर जो उन्होंने दर्ज कराई थी मियाँ बीवी ने, वो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक होते थे श्री पी.वी. राठी जी, उन्होंने वो सारी तफ्तीश करके 15 दिन में वो केस रद्द कर दिया, एफआईआर खारिज। अब रणवीर शर्मा ने क्या अकल का इस्तेमाल किया, उस पुराने केस को उठा लाया, ये इनके ऊपर एक और केस बनता है, उस केस को भी खोल दिया। उस केस में भी मिलना मिलाना क्या था, आखिर वो भी डिस्चार्ज हुआ। तो इस तरह लगातार केस पे केस करते करते देखा सारे तीर नहीं चल रहे हैं, सारे नाकाम हो रहे हैं। इसी बीच में जो थावर था वो इंस्पेक्टर से डीएसपी हो गया, उसका रीडर एक कांस्टेबल लेवल का आदमी होता है, नायब रीडर, वो भी अपनी दलित जाति से था और थावर भी दलित जाति से था। उसको तैयार करके बेचारे को जबरदस्ती उसको मुद्दई बना के शिकायत मेरे खिलाफ एक कराई, भाई मुझे इसने ढेर चमार कहा और मेरी वर्दी फाड़ दी, एक फाड़ी हुई वर्दी का पुलंदा बना के रखा गया। उसके इसमें मुझे उठा लिया और मुझे उठा के फिर हवालात में बंद कर दिया। तो तब मैं सोनीपत चला गया। उसी वक्त वो डाकखाने वाला केस भी और ये केस भी, तो डाकखाने वाले में तो तुरंत बेल हुई गई थी, और इसमें भी मैं कल में हफ्ते 10 दिन में इसमें भी बेल होगी, जो कि आमतौर पे हरिजन एक्ट में, ये SC/ST एक्ट जो होता है, एक्चुअली हरिजन एक्ट तो कोई होता नहीं है, लेकिन लेमैन लैंग्वेज में लोग कह देते हैं, गलत है। और ये SC/ST एक्ट में माननीय अदालत ने वो बेल ले ली और हम उसमें भी आ गए बाहर। अब उस केस में भी कुछ नहीं होना था, क्योंकि ये मूर्ख जो होते हैं, ये मूर्खतावश कोई ना कोई मूर्खता करते हैं। डीएसपी ने मुझे गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन वो खुद ही आईओ नहीं बन सकता, तफ्तीशी अधिकारी नहीं बन सकता, उसको किसी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो डीएसपी साहब बहादुर खुद ही अपॉइंट हो गए। इसी ग्राउंड पे एडिशनल सेशन जज ने वो उनकी रद्द कर दी और री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए। री इन्वेस्टिगेशन में तो होना ही कुछ नहीं था। तब तक ये भी बदल गए, सरकार बदल गई, अफसर बदल गए और सारी सच्चाई सामने आ गई, वो भी हो गया। इसी तरह से कत्ल का केस बनाया। कत्ल के केस में भी सारा फर्जीवाड़ा, एक एएसआई जो था वो लापता हो गया था। उसके लापता होने का मुकदमा थाना नारनौल में 9 साल पहले का दर्ज हुआ था, 363 का या 364 का। उसमें उसको उसने 302 बना दिया मेरे ऊपर।
302 में यहाँ की कोर्ट ने तो बेल एंटिसिपेटरी नहीं ली, तो माननीय हाई कोर्ट के तत्कालीन जज थे श्री आदर्श कुमार गोयल जी, उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल ले ली और ट्रायल कोर्ट ने पहली पेशी में ही केस को डिस्चार्ज करके फेंक दिया। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि अपील भी कर लें। तो इस तरह के वाहियात पड़े कि जो केस करते रहे, तो मतलब अपनी पूरी मूर्खता का प्रदर्शन इन्होंने खुल के किया। और जो बड़े चौड़े होकर इंटरव्यू में बता रहे हैं कि मैंने ठोक दिया वरात, मैंने कोई ये कर दिया, मैंने क्या कर दिया, अपनी बेइज्जती कराई, महकमे की बेइज्जती कराई। इसमें बड़े रोचक मुद्दे सामने आए। ऐसे से वक्त आए जब मैं पहले केस में रोहतक जेल से आता था पेशी पर, तो सभी मुलजिम आते थे, बस भर के आती थी। तो एक उन दिनों में ये कोई हवाला तो नहीं थी, लेकिन एक छपरी सी बना रखी थी, उसके अंदर सबको भर देते थे। मुझे गार्ड वाले विशेष तौर पे पेड़ों के नीचे बिठा देते थे और चारपाई होती थी, और 20 लोग आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 10-20 आ रहे हैं, तो पूरा मजमा लगा रहता था। मैं मेरे लिए वो खाना वो और चीजें बेचारे सारे मिलने वाले आते थे और खूब पंचायत लगी रहती थी। अब इसको बड़ी तकलीफ होती, इसके जो चश्मे जासूस थे, जो सिक्योरिटी वाले, वो बताते कि जी वो तो ऐसे थे। तो इस देखो वहां पे जब इसने कहा भाई उनको रोको, तो एक सिक्योरिटी वाले ने उस कांस्टेबल से पूछा भी तेरा क्या नाम है। उसने कहा मेरा नाम रोहतास सिंह दलाल है और वहां का रहने वाला हूं। और उसने जो जो गालियां दी और कह दी अपने उसको एसपी के लिए, गालियां मैं यहाँ पे दे नहीं सकता, जो उसने उसको गालियां दी, कह दियो कि मैं तो ऐसे ही बिठाऊंगा और मेरा जी करेगा तो मैं इसने घर भी हंडा के ले आऊंगा और मेरा काम इसको कोर्ट में पेश करना है और बाकी जेल में ले जाके छोड़ना है, ये हम कर रहे हैं। गालियां जाके उसने जरूर बताई होंगी जी आपकी, तो उसने ये कहा। फिर जो गार्ड इंचार्ज एक एएसआई या सब इंस्पेक्टर घीसाराम होते थे, उनको कहा भी क्या हो रहा है। बोला जी हमारा काम हमें करने दो, आप डिस्टर्ब ना करो, अगर हम ठीक नहीं कर रहे तो किसी और को लगा दो। तो मतलब एक एसपी के साथ एक सिपाही और एक एएसआई का इस तरह से जवाब देना तो बताता है ना उसकी औकात क्या थी। उस एसपी की अपनी औकात क्या थी, कुछ नहीं थी, जिसकी परवाह ना करें। और वो खुद कहा करता था कि मेरे तो एसपी तो मैं हूं और मेरी मानते नहीं और सारी उसके साथ है। तो सच्चाई के साथ है, जो छोटे मुलाजिम हैं सारे के सारे सच्चाई के साथ होते थे। यही इसी से उसको तकलीफ थी बड़ी भारी। यानी 5-5 मुकदमे बनाना, कत्ल का मुकदमा बनाना और एक भी सिरे ना चढ़ना, उसकी नालायकी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। इसीलिए उसे कहते थे कि ये एसपी तो बना दिया पर लियाकत किसी हौलदार की ही है। एक्चुअली बेचारा था तो वॉच एंड वार्ड स्टाफ में ही, पार्लियामेंट हाउस में वॉच एंड वार्ड यानी गार्ड जो होते हैं चौकीदारा, उसमें भी ये वो गार्ड था या सुपरवाइजर था या कितना बड़ा कप्तान था वहां का मुझे नहीं पता, लेकिन वॉच एंड वार्ड स्टाफ में था। बिल्ली भागों छिका टूटा चौटाले मेहरबान हुए और इसको डीएसपी बना दिया। अब इसने जो पत्थर फोड़े हैं वो फरीदाबाद में नहीं, हर जगह यही। अब यहाँ जो 3 साल रह गया, इसने जो गंद मचाया केवल चौटालों की मेहरबानी से, केवल चौटालों की मेहरबानी से। हालांकि इसके ससुर उस वक्त गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, गृह मंत्री के नीचे 2-3 और छोटे मंत्री होते हैं, तो वो थे आईडी स्वामी, लेकिन उनकी को 3 और 13 में गिनती नहीं थी। हाँ, इतना प्रभाव जरूर था कि इंडियन एक्सप्रेस की एक महिला पत्रकार जो मुझे इंटरव्यू करने आई जब मैं जेल से आया था और यहाँ पेड़ के नीचे बैठा था, तो उसने मुझे इंटरव्यू किया। वो उन दिनों नई इंग्लैंड से की ड्यूटी पूरी करके और यहाँ आई थी, उसने मेरा पूरा इंटरव्यू किया। और पूरा इंटरव्यू करने के बाद जब वो छपने के लिए चला गया, तो रातों रात आईडी स्वामी ने तत्कालीन जो मिनिस्टर होती थी सूचना प्रसारण की, सुषमा स्वराज, उनसे कहे सुन के भाई इसको खबर को रुकवाओ। तब वो खबर रुकवा दी। इंडियन एक्सप्रेस वाले दबाव में आ गए बेचारे, उन तो खैर सरकार के साथ करना होता है, वो खबर नहीं छपी कोई बात है। लेकिन वो पत्रकार जो महिला पत्रकार थी उसने भी कहा अगर इस तरह तुमने करना दे पड़ी तुम्हारी नौकरी, वो नौकरी छोड़ के चली गई। तो ऐसे से पत्रकार भी देखे हमने, तो ऐसे और बढ़िया वकील भी देखे, जिन वकीलों ने इतना समर्थन किया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना कोई आसान नहीं होता, लेकिन पूरा सहयोग, क्योंकि हम सच्चे थे, हमारा संघर्ष सच्चा था, इसके लिए लोगों ने पूरा समर्थन दिया हर कोर्ट में। बल्कि
मतलब पैसा लेना तो दूर रहा, चंदा तक वो दे के गए। और तो और उस वक्त कुलदीप नैयर एक बड़े भारी लेखक होते थे, ब्रिटिश हाई कमिश्नर भी रहे हैं, लेखक तो थे ही थे, कॉलमिस्ट थे। उन्होंने बाकायदा हिंदू में उनका लिखा हुआ लेख छपा 31 दिसंबर 2001 में, और हमने जो अपनी किताब छापी है उसमें हमने इसका जिक्र किया है। ये उनका लिखा हुआ लेख है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इसको अलग से विस्तार करके दे। और हमने पूरे इंसिडेंट्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए, दस्तावेज बनाने के लिए ये किताब छापी है। करीब 150 पेज की किताब है। इसके अंदर पूरे 5 केस और इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें जो मैं इसमें 15-20 मिनट के मैं कह नहीं सकता, हमने पूरा इसके अंदर छापा है। तो ये पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है, जो साथी लेना चाहेंगे वो हमसे फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं। तो इनका पूरा लेख तो बहुत लंबा था, उसमें से हमने रेलिवेंट पोर्शन इस किताब में छापा है। इसके अलावा उस वक्त बीबीसी के जर्नलिस्ट होते थे मार्क टेली एंड सतीश जैकब और विनोद दुआ। इन लोगों ने भी जैसे डिस्कशन करते हैं, पैनल डिस्कशन टीवी के ऊपर, इन्होंने डिस्कशन किया और किस तरह से एक पुलिस अफसर जो है सरकार के इशारों पर किस तरह से पत्रकार के साथ को बंद करने के लिए, उसकी आवाज दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, वो पूरा विश्लेषण किया। मैं खाली एक तो हिंदू का जिक्र कर रहा हूं, बाकी जनसत्ता में और अन्य कई अखबारों ने अपने ढंग से इसको लिखा था। तो ज्यादा तो अब हम उसको संग्रहित नहीं कर पाए, लेकिन एक आधा लेख हमारे पास बचा था जिसका हमने हवाला यहाँ पे दिया है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एक बड़ा संगठन है अखबारों के संपादकों का। उन्होंने भी जांच करी। पूरी जांच करने के बाद बाकायदा उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित करी, जिस रिपोर्ट में कड़ी भर्त्सना सरकार की भी और इस रणबीर शर्मा की भी की। तो रणबीर शर्मा जो अपने इंटरव्यू देता फिर रहा है जगह जगह, तो अपनी सारी बात क्यों नहीं बताता कि मैं कितना बेवकूफ था, मैं कितना अकल का दुश्मन था और मेरे को कोई समझ नहीं थी एसपी बनने के लायक, मैं बना फिर रहा था। लेकिन अपनी जो उसने हकीकत हमने जो देखी है वो हमने प्रकाशित की है और खूब ढंग से उसको लिखा हुआ है। अब वो कह रहे मुझे नहीं पता वो अखबार जिंदा है या वो है या नहीं। अरे जहां तू करनाल में रहता है भाई रणवीर, तेरे करनाल में ही अखबार की सैकड़ों कॉपियां बिकती हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अखबार जितना चल रहा है तू खुद पढ़ ले, अपने करनाल में पढ़ लिया कर। और ये किताब भी तेरे करनाल शहर में खूब लोगों ने पढ़ी है, खूब बिक रही है। तो अगर तेरा जी करे तो ले लियो वहां से। तो साथियों, ये इसलिए हमारा कहना जरूरी था कि जो एक सच्ची पत्रकारिता, एक संघर्षशील पत्रकारिता के खिलाफ जहर उगलने की जो कोशिश कर रहा हो, उसका जवाब देना हमारे लिए बहुत जरूरी था। आपने सुना, धन्यवाद।